ठीक है बेटा, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले देख लेते हैं इसमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इसके बाद सेकंड चैप्टर है बेटा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर थर्ड चैप्टर आपका कैपिटल बजट का इंट्रोडक्शन, जो सिंपल है। फिर इसके बाद कैपिटल बजट आपका कंप्रेहेंसिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी कैपिटल बजट है, टेक्निकल है ये। ठीक है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा आपका लेवरेज, लेवरेज एनालिसिस। और फिर एबीआईडी टू ईपीएस। ईबीआईडी की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस की होती है अर्निंग पर शेयर। तो इसका एनालाइज करेंगे। और इसके बाद एक साथ आएंगे आपको, जिसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट को वैल्यू ऑफ फर्म। ये आपके इसी बेस पे आएंगे बेटा, लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे होता है। फिर इसके बाद हमारे सिंपल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर। वो तो थ्योरी है, फिर भी हम लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद आएगा आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी। और इसके बाद फिर आएगा आपका वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट करना, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और फिर मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, और मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, ये हमें चैप्टर्स पढ़ने, टोटल 15 से 16 चैप्टर है। और एक डेटर क्रेडिटर के अलावा एक और आता है आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना। वैसे तो वो आपने सीख रखा है इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो हमारा सबसे पहले मटेरियल चैप्टर होता है वही होता है, बट फिर भी इसके अंदर भी हम सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, चाहे वो बीकॉम में हो, ऑनर्स में हो, चाहे फिर आपके एमकॉम में हो, ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ इसका होता क्या है। ठीक है बेटा, तो इंट्रो देखिए क्या होगा। ठीक है बेटा, इंट्रो। इंट्रो के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक अलग पार्ट है। देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंट, और फाइनेंशियल के अंदर ही फिर उसके बाद कॉर्पोरेट भी पढ़ ली। ठीक है बेटा, और उसके बाद फिर आपने कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ ली। अगर आपने थोड़ा सा 11th पे ध्यान दिया हो, और 11th में हमने जब पढ़ा था तो अकाउंट्स के 3 पार्ट बताए गए थे, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एमकॉम के अंदर तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। बट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तीनों के बीच में आता है। देखिए कैसे,
इसके अंदर जो हमने काम किया था वो हमने क्या किया था बेटा, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है ना। और कॉर्पोरेट के अंदर क्या किया था, सेल्स वगैरह के इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते थे। और कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखी, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है वो सीखा। कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखी थी आपने कॉस्ट शीट के अंदर, आपको याद होगा कि हम बल्क में बनाते हैं तो कैसे क्या कॉस्ट आती है पर यूनिट, फिर प्रोसेस में पर प्रोसेस पे कैसी कॉस्ट आती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आती है। ठीक है, वो सारा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीख रखा है। क्लियर, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, कैसे रिडक्ट किया जाता है, कम किया जाता है, वो सारी चीजें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखनी है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो मैनेजमेंट कहता है कि भैया मेरे को तो काम करके दे दो, मैं तो मैनेज कर लूंगा। बट प्रॉब्लम यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके बीच में आता है बेटा, कि सोर्स ऑफ कैश, मनी का मैनेजमेंट कैसे करें हम, यानी जो हमें पैसा चाहिए सब कुछ करने के लिए, मनी मैनेजमेंट या फंड्स भी बोल सकते हो आप। देखिए बिजनेस चलाने के लिए फंड्स बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस रन करते हो तो बिना फंड्स के तो वो रन करेगा नहीं, आपको फंड चाहिए। और फंड कैसे लाए, कहां से आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, कहां से आपको मिनिमम रेट पे मिलेगा, कहां पर आपको वो यूज करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है बेटा। अब फंड भी दो तरह के बंदे को चाहिए होता है, एक तो इंडिविजुअली और एक एफएम। यानी एक तो आपको बिजनेस में चाहिए होता है और एक आपको इंडिविजुअल चाहिए। यानी अगर मैं अकेले, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे पैसे मैनेज करूं, कैसे फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करूं, कहां कहां पर इन्वेस्ट करूं, कहां से मेरा रिटर्न आए, तो उसके लिए होता है इंडिविजुअल। बट अगर बिजनेस में आपको चाहिए तो बिजनेस के लिए फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस वाला। ठीक है, तो बिजनेस वाला जो है इसके अंदर जो है इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और इंडिविजुअल का जो है वो अलग से एक चैप्टर, मतलब सॉरी अलग से एक बुक है, एक सिलेबस है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में एफआई बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक अलग सब्जेक्ट है जो बीकॉम ऑनर्स में होता है। बट अब जो नया सिलेबस आया है बीकॉम वालों का, उसमें ये 6 सेमेस्टर में डाल रखा है। यानी जो अब नया सिलेबस है उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कंपलसरी हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो गया है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, कॉस्ट तो ऑलरेडी था पहले ही, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सब। यानी जो अब नया वाला सिस्टम चला है डीयू में, सीबीसीएस वाला, उसमें सारा कुछ पढ़ना है। बट फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एफएम की कर रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो बिजनेस को फंड चाहिए, बिजनेस को पैसों की रिक्वायरमेंट है, कैसे वो पैसों को मैनेज करे, फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसके लिए हमें जो चैप्टर सीखना है या फिर जो हमें बुक पढ़नी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर इतनी बात। देखिए बेटा आगे बढ़ेंगे तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं। और किस वजह से डिसीजन लेने हैं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। देखिए हम चाहते हैं कि वेल्थ बढ़े, ठीक है, और इसके लिए हमें डिसीजन चाहिए। यानी दो चीजें हमें कर सकते हैं, एक तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको प्रॉफिट भी चाहिए। यानी एक तो आपको वेल्थ बढ़ानी है, वेल्थ को हम फंड भी बोल सकते हैं, और एक आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है। ये दो काम है। यानी एक तो वेल्थ बढ़ानी है आपको और दूसरा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तरीका होता है जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर।
ठीक है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? ये तो छोटी सी बात थी। इसके अलावा हमें 3 डिसीजन और लेने हैं। वो देखिए 3 डिसीजन कैसे कैसे है, क्योंकि एफएम को मेनली 3 डिसीजन में डिफाइन करा हुआ है, समझ लो बेटा। तो एफएम को 3 डिसीजन में डिफाइन किया हुआ है। और जिसमें पहला डिसीजन है कि आपके पास जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नाम है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है कि वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी चाहिए। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है बेटा, पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखिए, हम 2 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं पैसा। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म हम कहाँ कहाँ करते हैं पैसा इन्वेस्ट? सबसे ज्यादा करते हैं फिक्स असेट्स में। सबसे ज्यादा जो करते हैं वो फिक्स असेट्स में करते हैं। ठीक है, और इस फिक्स असेट्स के लिए जो हमारे पास चैप्टर है, जो मैंने आपको बताया था, टेक्निकल चैप्टर है, जिसका नाम है आपका कैपिटल बजटिंग। देखिए मान लो एफएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपिटल बजट। क्योंकि एफएम बोलता है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो 2 पीरियड पे सेम नहीं होती। यानी अगर मैंने 2015 में जो 10 रुपए इन्वेस्ट करे, वो 2020 में 10 रुपए नहीं है, ऐसा बोलता है एफएम। कहता है फंड टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है। फंड जो है टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा, तो उसमें देखेंगे वो कैसे बढ़ता है। बट अभी जो है हमारा, जो हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो फिक्स असेट्स में करते हैं। और फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने में हमें फायदा है नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके कैपिटल बजटिंग के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रेट आते हैं, जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, ये दोनों हम पढ़ेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है आपकी करंट असेट बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो मैंने कार खरीदी, और कार खरीद के मैंने किसी कंपनी में लगा दी बेटा। और आपको ही पता है कि कंपनी तो सैलरी 1 महीने के बाद देगी। तो कार तो मेरी हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट 1 महीने तक जो मैं कार चलाऊंगा कंपनी के लिए, उसमें मेरा पेट्रोल भी लगेगा, रिपेयर एक्सपेंस भी लगेगा, अगर ड्राइवर भेजा तो ड्राइवर की सैलरी भी लगेगी। वो पैसा तो अभी मेरी पॉकेट से जा रहा है, क्योंकि कंपनी तो मेरे को 1 डेढ़ महीने बाद देगी। तो जो पैसा मेरी पॉकेट से जा रहा है वो भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो शायद मैंने 13 नंबर पे लिखा था, या 10 पे और 12 पे। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब आएगी इसकी बारी, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में, जिसे हम आप करंट असेट्स भी बोल सकते हो।
अकाउंट्स की लैंग्वेज में करंट असेट्स। ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमें 2 डिसीजन लेने होते हैं कि लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्ट करें, किस रेट पे करें, उतना रिटर्न जितना मार्केट में मिल रहा है उतना मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, तो वो हम देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू से और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस वाली मशीनरी में या इस वाले फर्नीचर में या नहीं करना चाहिए। क्या मेरे को फर्नीचर या मशीनरी, फर्नीचर तो नहीं ले सकते, मशीनरी उतना रिटर्न दे रही है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, मार्केट से ज्यादा मिल रहा है जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो हम देखेंगे कैपिटल बजट के अंदर। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल, जो हमारा पैसा स्टार्टिंग में खर्च हुआ है, जो हमें लास्ट मंथ में मिलेगा जब कंपनी कभी मैं ड्रॉप करूंगा, तो उसका सर्कल कैसे घूमना है वो वाले चीज सीखेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट डिसीजन की बात करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि आप जो इश्यू कर रहे हो, शेयर इश्यू कर रहे हो लाइक, या प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो, डिवेंचर कर रहे हो या लोन ले रहे हो, तो कहां से आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आप कहां से पैसा लो। ठीक है, सीधी सी बात है, जहां से आप पैसा लोगे उसका रिटर्न तो देना पड़ेगा, चाहे वो आपको एज ए डिविडेंड देना पड़े चाहे एज ए इंटरेस्ट देना पड़े, देना तो पड़ेगा ना। तो कहाँ पैसा आपको जो लेना है वो कहाँ से लें, या जो आपके पास रिजर्व इकट्ठा हुआ पड़ा है वो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, ये सारी चीजें जो हमें सीखनी होती है वो किसमें सीखनी है, फाइनेंशियल डिसीजन में। यानी कि जो फंड हमें चाहिए, फंड हम इकट्ठा कैसे करें। ठीक है बेटा, तो फंड कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं हम, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स के अंदर भी आपके दोनों पार्ट, इक्विटी वाले भी और प्रेफरेंस वाले भी। दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर, तीसरा आपने लोन ले लिया, लोन टेकन। ठीक है बेटा, तो ये है आपके जिसमें हम ले सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, आप किस में कहां से आपको पैसा चाहिए वो सारी चीजें। और एक मैंने आपको बताया था रिजर्व। ठीक है, यानी कि रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर उसको भी रोक के रखते हैं कि उससे कितना रिटर्न मिलेगा आगे, तो ये सारी चीज हमें चाहिए। और इसमें फिर हम कॉस्ट परसेंटेज निकालेंगे जिसका नाम है। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें कॉस्ट परसेंटेज निकालनी है, और जिस चैप्टर के अंदर हम इसे करेंगे उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम दिखाएंगे के के नाम से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, के ई मत लीजिए, खाली के ले लीजिए, क्योंकि के का मतलब तो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो के का मतलब के से हम प्रेजेंट करते हैं कॉस्ट को, तो के ई निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह से के डी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और सबकी कॉस्ट भी इकट्ठी निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हमें कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से रिटर्न कम देना पड़ेगा, या जो आगे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कैसे चाहिए, वो लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में। ठीक है बेटा, और इसी से हमारी वैल्यू भी बढ़ती है, तो जितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से रिटर्न बढ़ेगा। बट इसके अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है थ्योरी वाला, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, तो वो भी उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी यहीं पर पड़ता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, तो जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन में अब बताओ फाइनेंशियल डिसीजन में कोई प्रॉब्लम। देखिए बेटा नेक्स्ट डिसीजन जो है हमारा उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन से मतलब है कि जो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो यानी प्रॉफिट, वो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो दो ऑप्शंस क्या है कि जो आपका रिजर्व है या जो आपका प्रॉफिट है
या तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो या फिर आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। देखिए डिविडेंड जो है, डिविडेंड का मतलब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने में फायदा है आपको लग रहा है, या फिर आपको री इन्वेस्ट करने में फायदा है। देखिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है। अब इसको आप 10 रुपए दोगे, 10% रिटर्न दोगे, और जो आप आगे री इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपका अगर 10% से ज्यादा आता है, 10% से ज्यादा रिटर्न आएगा, तो आपका फायदा है, क्योंकि आप फिर ए को ना दे के आगे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 10% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है आपका। बट अगर आपका यहाँ पर रिटर्न ही 10% से कम आ रहा है तो फिर आपको इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 8% लेना और ये जो आपका शेयर होल्डर है 10% मांग रहा है। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है जब हम इस चैप्टर में करेंगे अच्छी तरीके से कि हमें वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसे आगे इन्वेस्ट कर दे। ठीक है बेटा, तो देखेंगे कि इन्वेस्ट करने में फायदा है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट करने में फायदा है, तो ये ध्यान रखना। साथ में डिविडेंड डिसीजन में होता क्या है कि आपको ग्रोथ रेट भी देखना पड़ता है कि ग्रोथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। ऐसा थोड़ी है कि 10% तो जिंदगी भर 10% ही लेते रहेंगे। शेयर होल्डर चाहता है भाई टाइम के अकॉर्डिंग परसेंटेज भी बढ़े, ग्रोथ भी बढ़े, तो वो भी देख रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी दो टाइम पे आपकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। यानी अगर 2016 में हमने स्टार्ट किया, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19, फिर 20। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसकी वैल्यू 1,20,000 होती है, तो मुझे देखना है कि 5 साल में 1,20,000 बन रही है नहीं बन रही। अब मुझे इन्फ्लेशन तो पता नहीं है 5 साल बाद, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ले आता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरा रिटर्न आएगा अगले 5 साल में वो मेरा इतना बनेगा नहीं बनेगा। ये पढ़ेंगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर दो वैल्यू निकालनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है बेटा।